नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास की अवधारणा की। जो बीएड के छात्र हैं उनका जो ये पहला ही पेपर है बाल्यावस्था वाला, उसमें ये एक टॉपिक है वृद्धि और विकास। इसकी बात करेंगे शिक्षण कार्य में या विद्यालय की में या बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है, इसका क्या महत्व है, इन सब की बातें हम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। समाज से अलग अस्तित्व उसका हमें दिखाई नहीं देता। रूसों ने कहा भी था कि अगर समाज से अलग व्यक्ति रहता है तो ये अगर वो जंगल में कहीं रहता है या तो वो जानवर है या वो भगवान की श्रेणी में आता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहता है और समाज में रहकर उसका विकास होता है। उसके विकास की हम बात करेंगे। वृद्धि और विकास दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट। जब हम वृद्धि कहते हैं तो इसका हम देखेंगे हमेशा कि वृद्धि जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में होती है, यानी कि वो ऊपर की तरफ जाती है, वो कभी नीचे की तरफ नहीं आती। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आदमी की उम्र 40 हुई उसके बाद में उसकी उम्र 20 हो गई। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आदमी 5 फुट कुछ इंच का था उसके बाद में वो 4 फुट कुछ इंच का हो गया। यानी कि वृद्धि हमेशा ऊपर की तरफ होती है। विकास जो है वो चहुमुखी है। विकास परिवर्तनशील है, गतिशील है। विकास के बारे में हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विकास जो है, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, वो एक तो निरंतर चलता है, वो कभी ब्रेक नहीं लगती उस पर। वो जब आप सोते हो तब भी विकास आपका होता है। विकास हमेशा होता रहता है, निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है विकास की। अब वृद्धि और विकास ये कैसे सहायक है विद्यालय शिक्षा में, उसमें हम बात करते हैं। तो बालक की वृद्धि और विकास को जानना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो क्लास में जाता है तो उसे अपने बच्चों के वृद्धि और विकास का पता हो, तभी वो अपने शिक्षण अधिगम को और प्रभावी तरीके से अप्लाई कर सकता है। तभी वो बच्चों को जो सिखाना चाहता है और प्रभावी तरीके से सिखा सकता है। बालक की वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो मात्रात्मक होती है, कई चीज़ों में हमें दिखाई देते हैं। आकार, बच्चे का आकार क्या है, कितने फुट का, कितने इंच उसकी हाइट है, भार, उसका वजन कितना है, प्रकार, वो किस तरह का दिखाई देता है, स्थिति, किन परिस्थितियों में वो हमें कैसा लगता है, दुबला पतला मोटा। तो वृद्धि को हम देख सकते हैं, मात्रात्मक है ना। वृद्धि को हम जान सकते हैं। वृद्धि हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है, निरंतर नहीं रहती। वृद्धि कभी भी, जैसे मैंने कहा, विकास एक निरंतर और परिवर्तनशील है। विकास जब भी चलेगा वो निरंतर चलेगा, लेकिन वृद्धि निरंतर नहीं चलती। ये शुरू में अधिक होती है, फिर ये कम होने लगती है, ये निरंतर कभी नहीं रहती। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास निरंतर चलता है, विकास व्यापक है, विकास गुणात्मक है और परिवर्तनशील है। दूसरा, वृद्धि और विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दो रूपों में हमें दिखाई देती है। बालक की शारीरिक वृद्धि, बालक की मानसिक वृद्धि। और ये शारीरिक और मानसिक वृद्धि कोई विरोधाभासी नहीं है, आपस में इनका सह संबंध है। अगर शरीर का विकास होगा तो मानसिक विकास भी होगा, है ना। तो शरीर, ये दोनों शारीरिक और मानसिक जो है वृद्धि, वो आपस में सह संबंध है। अक्सर आपने सुना भी होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो यानी कि शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का ठीक होना उसके मानसिक वृद्धि का प्रतीक है। दूसरी बात यह है, जिस हम वृद्धि और विकास को अक्सर हमने देखा है कई जगह पुस्तकों में भी, या जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें भी, या कई जगह विद्वान लोग भी वृद्धि और विकास को उसके सापेक्ष ले रहे हैं, यानी पर्यायवाची शब्द मान लेते हैं। जो वृद्धि है वही विकास है, जो विकास है वही वृद्धि है। ऐसा नहीं है। वृद्धि जो है वो विकास का ही एक आयाम है, विकास का ही एक पॉइंट है। विकास बड़ी चीज़ है, विकास विस्तृत चीज़ है, वृद्धि उसका एक अंश है। ठीक। अब बात करते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर कैसे जान पाएंगे हम। मैं अभी कह रहा था कि दोनों एक चीज़ नहीं हो सकती। तो पहले तो इनके अर्थ में अंतर है। जैसे मैंने कहा कि वृद्धि हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि मात्रात्मक है, विकास एक निरंतर और गतिशील है। व्यापक व संकुचित, वृद्धि हमेशा संकुचित अर्थ में है, विकास हमेशा व्यापक अर्थ में है। यानी कि ये विकास के अंदर है, ये संकुचित अर्थ में है। वृद्धि परिमाणात्मक है, वृद्धि को यानी कि मापा जा सकता है। विकास गुणात्मक है, ये क्वालिटेटिव है। अगला पॉइंट है निरंतरता। वृद्धि में निरंतरता नहीं होती, यह कम या ज़्यादा होती रहती है। ये कम शुरू में अधिक दिखाई देगी, फिर ये कम दिखाई देती है, जबकि विकास में निरंतरता दिखाई देती है। विकास निरंतर बहता रहता है।
वंशानुगत और वातानुगत। वृद्धि जो है वो वंशानुगत भी है। जो माता पिता लंबे होते हैं उनकी संतानें अक्सर लंबी होती हैं, जो माता पिता गोरे होते हैं उनकी संतानें अक्सर गोरी होती हैं। तो ये हम दिखाई देता है। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है वृद्धि पर। आपने देखा होगा जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो पहाड़ी लोग हमें छोटे दिखाई देते हैं, उनकी कमर सीधी रहती है। जब हम पंजाब में जाते हैं तो वहाँ हाइट ज़्यादा दिखाई देती है। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अफ्रीका में के लोग काले होते हैं और ब्रिटेन या अमेरिका के लोग गोरे भी होते हैं। तो ये वातावरण का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो वृद्धि को और विकास को इस तौर पर हम अंतर देख सकते हैं दोनों का। अब जो ये वृद्धि और विकास हम बार बार बात कर रहे हैं, इस पर कुछ प्रभाव भी पड़ता है। किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है उस पर भी ज़रा एक दृष्टि डाल लेते हैं। पहला हमने देखा कि वातावरण, इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। जो मैं अभी कह रहा था कि पहाड़ के लोग हाइट कम होती है, पंजाब के लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, तो प्रकृति का या इन्वायरमेंट का प्रभाव उन पर दिखाई देता है। जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ लोग गोरे और शांत स्वभाव के होते हैं, जहाँ गर्म प्रदेश हैं वहाँ लोग सांवले और गर्म स्वभाव के होते हैं। दूसरा, परिवार का प्रभाव हमें दिखाई देता है। अगर परिवार शिक्षित है तो उनके बच्चों का शिक्षित होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है, परिवार में बच्चों का रखरखाव ठीक तरीके से होता है, परिवार में स्नेह और प्रेम है, तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास, दोनों वृद्धियाँ होंगी। विद्यालय का भी प्रभाव बच्चे पर हमें दिखाई देता है। विद्यालय में शिक्षक का व्यवहार कैसा है, विद्यालय का खुद का वातावरण कैसा है, विद्यालय तानाशाही तो नहीं है, बच्चों को ज़्यादा डराया धमकाया तो नहीं जाता, या विद्यालय का वातावरण अगर लोकतांत्रिक है, विद्यालय में भाईचारा है, बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, अध्यापक सहयोग करते हैं, तो विद्यालय का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। अब प्रकृति और वातावरण और परिवार विद्यालय के साथ साथ मित्र समूह का भी प्रभाव जो है एक बालक की वृद्धि और विकास पर पड़ता है। वे उनके मित्र कैसे हैं, उसके सहपाठी कैसे हैं, वो किन के साथ बैठता है, किन के साथ खेलता है, वो किन के साथ बातचीत करता है, इन सब का भी उसके वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। उसका मानसिक विकास और उसका शारीरिक विकास भी इन बातों पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। अध्यापक का भी बालक की वृद्धि और विकास पर प्रभाव हमें दिखाई देता है। ख़ास तौर से जब हम प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं, प्राथमिक कक्षाओं की बात करते हैं, तो वहाँ पर बच्चे पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बाल्यावस्था में बच्चा अगर किसी का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, तो वह माता पिता के साथ साथ अपने अध्यापकों का करता है। तो अध्यापक का व्यवहार भी उस पर दिखाई देता है। अध्यापक की जिस तरह का व्यवहार करता है, अध्यापक का आदतें जैसी होंगी, ये स्वाभाविक है कि उसके बच्चों की आदतें और उसके व्यवहार भी उससे मिलता जुलता हो, उस पर प्रभाव दिखाई देगा। लास्ट में हमने एक लिखा है सामाजिक घटना। उपरोक्त के अतिरिक्त भी समाज में कई बार कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनका भी बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कहीं पहाड़ पर भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, या कहीं आतंकवादी घटना हो गई, या किसी के पापा आर्मी में थे, वो सेना में थे, शहीद हो गए, उन सब चीज़ों का, या किसी के पापा बिजनेस में हैं, उसका प्रभाव, सामाजिक घटनाओं का भी प्रभाव हमें बच्चे की वृद्धि और विकास पर दिखाई देता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार उसकी प्रथम पाठशाला है। तो ये सब चीज़ें, ये प्रभाव वृद्धि और विकास पर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए विद्वान हैं, उन्होंने इस अवस्था को, व्यक्ति की इन अवस्थाओं को कितने चरणों में बांटा है, वो किस तरह से इसका मूल्यांकन करते हैं, उसके पे भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक विद्वान हैं और भारतीय विशेष तौर पर भारतीयों ने इसे कई चरणों में बांटा है। मानव विकास की जो अवस्था है वो सबसे पहले गर्भावस्था है, यानी कि बच्चा जन्म लेने तक, गर्भ में जब माँ के गर्भ में होता है और जन्म तक वह जो सीखता है वो गर्भावस्था कही गई है। उसमें जो उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। महाभारत में हमने सुना था कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने या की विधि सीख ली थी। ये उसी से प्रभावित है, यानी कि एक बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में भी चीज़ों को सीख लेता है, और माँ जैसा भोजन करेगी, माँ का जैसा पोषण होगा, माँ जैसे वातावरण में रहेगी, माँ जैसे चीज़ों को देखेगी, उसका प्रभाव उसके बच्चे पर होना लाजमी है। तो गर्भावस्था यानी गर्भ से लेकर जन्म तक। दूसरी है शैशवावस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक चलती है।
यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ होती है, सबसे ज़्यादा मानसिक विकास बच्चे का यहाँ होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 2.5 वर्ष की आयु तक बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। मस्तिष्क की सबसे ज़्यादा चेतना जो है वो 2.5 वर्ष की आयु तक रहती है। यहाँ ये शैशवावस्था में बच्चा अनुसरण करता है, वो देख कर सीखता है। जैसे माँ बाप, बड़े बहन भाई, टीचर, इन सबको देख कर सीखता है। समाज में जो होता है, टीवी पर वो देखता है, उन सबको देख कर वो देख कर सीखता है। तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था। यह अवस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, जिसमें उसके सीखने के या समझने की जो शक्ति है, मानसिक जो विकास है, वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। उसका एक कारण यह है कि उसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है। वो सीखने का जो क्षेत्र है, गति धीमी ज़रूर हो जाती है, लेकिन सीखने का जो क्षेत्र है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चा विद्यालय में जा चुका होता है। विद्यालय में अपने सहपाठियों से, अलग अलग समाज के बच्चों से, टीचर से, सबसे देखता है और सीखता है, समाज में जाता है। तो सीखने की इस प्रक्रिया में वो गति थोड़ी धीमी हो जाती है। अगला चरण है किशोरावस्था। यह 12 से 18 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था, किशोरावस्था जिसे हम टीन एज कहते हैं, ये सबसे तूफ़ानी अवस्था कही जाती है। यही वह अवस्था है जहाँ पेरेंट्स को, टीचर्स को, समाज को उस बच्चे की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तूफ़ानी अवस्था इसमें क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास सबसे तेज़ अगर होता है तो टीन एज में होता है, और यहाँ उसके मनोभाव बदलते हैं, और मनोभाव जब बदलते हैं तो वह अपने मित्रों के ज़्यादा समीप होता है, और वो जैसे मित्रों के संगत में रहता है वैसी आदतें उसमें पड़नी स्वाभाविक है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि एनर्जी का सबसे बड़ा लेवल होता है बच्चे में। इस एनर्जी के लेवल को जो है सही दिशा देने का काम माँ बाप के साथ साथ अध्यापक को करना चाहिए। यहीं अगर हम उसे सही दिशा नहीं दे पाते तो यही बच्चा आगे चल के क्राइम की दुनिया में भी जाता है, यही बच्चा आतंकवादी भी होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा, जितने भी आतंकवादियों के संगठन हैं या जो समाज को नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं, वो टीन एज के बच्चों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगली अवस्था है युवावस्था, जो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में व्यक्ति का मानसिक विकास हो चुका होता है, शारीरिक विकास भी लगभग हो चुका होता है, और उसमें एक सामाजिक चेतना या सामाजिक समझ आ जाती है, उसके साथ वो आगे बढ़ता है। प्रौढ़ावस्था ये 55 वर्ष तक चलती है। वृद्धावस्था ये 55 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। अब ये जो 7 अवस्थाएँ ये लगभग सभी विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने दी है। एक तो ये है कि मानव विकास की जो अवस्था है, इन पर हमेशा विवाद रहा है कि कितनी अवस्थाएं होनी चाहिए। तो इन सब अवस्थाओं पर जो विवाद रहा है, ये तो हम जो विद्यालय शिक्षा या बीएड के जो छात्र हैं, हम इसमें इन सब अवस्थाओं का हमें ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मेन जो अवस्थाएं हैं, जो सब में सहमति बनी है, मुख्यतः जो 4 अवस्थाएं हैं, इनका हमें फोकस रखना चाहिए। पहली शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक चलती है, जो अनुसरण के अलावा। दूसरी बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है। तीसरी किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक चलती है। और फिर ये चौथी अवस्था युवावस्था है, जो 18 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। यानी कि हमें जो है इन 4 अवस्थाओं पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब ये अवस्थाएं जो हैं, इन अवस्थाओं में किस तरह से वो शारीरिक और मानसिक विकास के क्रम से गुजरता है, इस पर भी एक प्रकाश हम डाल लेते हैं। पहला है शारीरिक विकास। किसी भी अवस्था के बच्चे का शारीरिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पोषण है, भोजन है। उसे भोजन जितना पौष्टिक मिलेगा, उसका शारीरिक विकास उतना ही अधिक होगा। दूसरा, खेल और व्यायाम। बच्चा भोजन के साथ साथ जितना खेल और व्यायाम में व्यस्त रहेगा, उतना उसका शारीरिक विकास होगा। तीसरा, वंशानुक्रम। हम बताते हैं कि माँ बाप या बहन भाई या जो उसके परिवार के लोगों का जैसा शारीरिक विकास होगा, वैसा बच्चे का भी होगा। वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो वातावरण, जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर वो कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है तो उसका शारीरिक विकास किसी और रूप में होगा। अगर वह किसी खेल में के मैदान में या किसी अच्छी फैमिली में रह रहा है या किसी आर्मी फैमिली में है तो उसका विकास अलग होगा। मानसिक विकास। मानसिक विकास परिवार, विद्यालय और मित्र समूह, ये सब मिलकर बच्चे का मानसिक विकास करते हैं। परिवार का जैसा माहौल होगा, परिवार में अगर सुख का माहौल है तो बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा। अगर परिवार में कोई घटना ऐसी घट गई है जिससे दुख का माहौल है, तो परिवार उस पर, छोटे बच्चों पर अधिक आघात उसका होता है। तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो जब छोटे बच्चे हों तो उनके सामने अपने व्यवहार को सीमित रखें। जैसा माँ बाप का व्यवहार होगा वैसे ही बच्चों का भी होगा। विद्यालय का जिस तरह का अध्यापक का व्यवहार होगा, मित्र समूह का व्यवहार होगा, वो भी उसके मानसिक व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। तीसरा है सामाजिक विकास।
सामाजिक विकास जो है ये एक प्रक्रिया है समायोजन की। यहाँ वह बच्चा स्वयं से बाकी को जोड़ना सीखता है। वह स्वयं को पहचानने के साथ साथ औरों को जानने की कोशिश करता है और बाकी सबको जानता और पहचानने की कोशिश करता है। ये समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन इसका मतलब कि वो समाज से जुड़ता है। अब ये जुड़ने की जो प्रक्रिया है इसमें परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार की संस्कृति जैसी होगी, कल्चर जैसी होगी, वो बच्चों को वैसे ही संस्कार और संस्कृति जैसी मिली होगी, वह आगे ऐसे हमें दिखाई देगी। तो परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार के संस्कार, परिवार की संस्कृति, परिवार का वातावरण, ये सब उसके सामाजिक वातावरण को रिलेट करता है। जैसा बच्चे को सिखाया जाता है वैसे ही वो रहता है। अगला है संवेगात्मक विकास। इसे कुछ लोग भाव भी कहते हैं। इमोशनल जो उसका विकास होता है, इमोशन का जो बच्चे का विकास होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें बच्चा सहयोग की भावना सीखता है, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, सुख की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करना सीखता है। संवेगात्मक विकास बड़ा महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास के साथ साथ अगर उसका संवेगात्मक विकास ठीक से नहीं विकसित हुआ तो बच्चा भविष्य में क्या बनेगा यह कहना सही समय पर उचित नहीं होगा। संवेगात्मक विकास में ही सहयोग की अपेक्षा प्रेम, ईर्ष्या, दुख, सुख, अगर किसी परिवार में दुख है तो बच्चे पर प्रभाव निश्चित पड़ेगा। अगर सुख का माहौल है तो उसका भी प्रभाव उस पर पड़ेगा। संवेगात्मक विकास से मतलब है कि बच्चा जब दुख का वातावरण हो तो दुख महसूस करे, जब सुख का वातावरण है तो सुख को महसूस करे, वो दोनों का महसूस करे। अगला है भाषाई। भाषा का विकास सर्वप्रथम बच्चा परिवार से ही सीखता है। अगर वो मराठी परिवार में जन्म लेता है तो बच्चा बचपन से मराठी बोलने लगता है। पंजाबी परिवार में जन्म लिया तो वो बचपन से पंजाबी बोलना सीख जाता है। जिस भाषाई परिवार में बच्चा जन्म लेता है वह उस भाषा के साथ, वही उसकी मदर टोन होती है, मातृभाषा होती है, उसी के साथ आगे बढ़ता। और एक ख़ास बात और है, मदर टोन में ही बच्चा अपने विचारों को या अपने अनुभवों को या अपने भाव को रखता है। आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती कितनी भी भाषा सीख लें, लेकिन जब आपके भाव जागृत होंगे वो आपकी मदर टोन में ही होंगे। तो ये पूरा जो चक्र है वृद्धि और विकास की अवधारणा का, ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पर लागू होता है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, किन किन अवस्थाओं से बच्चा क्या क्या सीखता है। एक अध्यापक जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अपनाता है उसे बच्चे के बारे में कैसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ही बात करता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।